राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस कर्मियों को ई पेंशन से जोड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि हर पुलिस कर्मी को समय पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि वह डीटीसी के 10,000 मार्शलों की नौकरी बहाल करने की नौटंकी कर रहे हैं और इन युवाओं के अरमानों को कुचलकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम तीर्थयात्रियों के साथ लाखों रुपए की हेलीकॉप्टर टिकट धोखाधड़ी का मामला सामने आया। संसद की लोक सेवा समिति ने देश की शीर्ष नियामक प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा का निर्णय लिया है तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुखों को 24 अक्टूबर को बुलाया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश में लगे आतंकियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने साकार नहीं होने दिया। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही गठित होने वाली सरकार या मुख्यमंत्री की शक्तियों में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि पहाड़ी राज्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल का अनुसरण करेगा और दोनों प्रदेश शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सर्वोत्तम उपायों को साझा करेंगे। उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव के कारण एमसीडी की स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया एक बार फिर रुक गई है। राजधानी में प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों में वायु प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इससे लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम से कृषि और पशुपालन क्षेत्र की पहल की शुरुआत की। इस बीच प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की लाभार्थियों को सम्मानित किया। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए मिलते हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने का अवसर मिला। लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार यहां के किसानों को दोहरा लाभ दे रही है। आज नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। मैं इस मंच से इन दोनों अपने महान संतों को शीश झुका करके नमन करता हूं। साथियों, नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहाँ के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े
सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही गुमंतु अर्ध गुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाआघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा। साथियों, आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आज 9,200 किसान उत्पाद संघ एफपीओ देश को समर्पित किए गए हैं। अभी कृषि के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा, नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार्क से कपास किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की असीम क्षमता है। ये तभी होगा जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित सबको आगे बढ़ाने का अभियान मजबूती से चलता रहेगा। मुझे विश्वास है आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। हम सब साथ मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचे। यहां उन्होंने बवाड़ा के भगवा चौक पर बनी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही संविधान सम्मान सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। कोई मूर्ति तब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा और उनके कर्मों का दिल से समर्थन करते हैं। राहुल ने कहा कि शिवाजी महाराज ने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध लड़ा और सत्य की राह पर चलने की बात सिखाई। हम उन्हीं के रास्ते पर चलकर लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम यहाँ ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं शिवाजी महाराज की। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को, उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहाँ आए या कोई यहाँ आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं
तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीज़ों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। शिवाजी महाराज जी ने देश को, दुनिया को क्या मैसेज दिया था? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है, तो ये है, सीधा सा कनेक्शन है। जो शिवाजी महाराज ने कहा, 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए वो नहीं लड़े थे। पूरी जिंदगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कर्म किए, उन्हीं की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहू जी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा कनेक्शन है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है, और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और लड़ाई एक ही है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। ये जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई, और यह आपके खून में है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं, मुझे यह दिखाई देती है, आपके चेहरों में, आपके कर्मों में, आपके दिल में हर रोज शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उनकी सोच दिखाई देती है, और आप लड़ते हो इसके लिए। आपने मुझे यहां बुलाया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अपनी दूसरी जनता की अदालत रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए कहा था कि उन्हें जनता की अदालत में जाने की जरूरत है। संजय सिंह ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में आपको भारी बहुमत से जिताकर केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण देगी। तारीख को, दिन रविवार को दिल्ली के अंदर छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कार्यक्रम करेंगे। आपको याद होगा, जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने संकल्प लिया था, ये तय किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग हैं, उनके बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी, देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको जमानत दे दी। उसके बाद भी केजरीवाल जी ने कहा कि हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आएंगे। जब दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं 2 बार त्याग कर उसूलों और सिद्धांतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े।
पहली बार 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया और इस बार इस्तीफा दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दुष्प्रचार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा रख रही थी, उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चट्टान की तरह खड़े हैं, उनकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और जनता की अदालत से मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि जैसे एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल जी को देगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। और यह विश्वास और भरोसा क्यों है? क्योंकि केजरीवाल साहब ने 10 साल के अंदर काम करके दिखाया है। दिल्ली में फ्री बिजली किसी गरीब आदमी के लिए सपना हो सकता है, लेकिन उस सपने को सच करने का काम केजरीवाल जी ने किया। फ्री पानी, साफ पानी, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे फ्री बिजली, यह सपना केजरीवाल जी ने पूरा करके दिखाया। हर मां बाप का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दे। कितना मुश्किल है आज के दौर में। ऐसा विश्व स्तरीय स्कूल दिल्ली के अंदर बनाया जिसका उदाहरण आज पूरी दुनिया दे रही, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया। गरीब आदमी का भी बच्चा आज अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है। IIT में, मेडिकल में उसका एडमिशन हो रहा है। फ्री कोचिंग, ऐसे मेधावी छात्र जिनके पास पैसे नहीं होते कोचिंग करने के लिए, उनको IAS बनने का मौका मिले, PCS बनने का मौका मिले, सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिले, डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिले, इसके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम कराया। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ की यात्रा। और इतना ही नहीं, सब कुछ करने के बाद पिछले 10 साल से दिल्ली के लोगों का मुनाफे का बजट दिया। इसलिए दिल्ली की जनता मानती है कि सारी सुविधाएं निःशुल्क, उसके बाद मुनाफे का बजट, यह है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र। तो मैं दिल्ली के अपने सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो जनता की अदालत 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 11 बजे से लग रही है, अरविंद केजरीवाल जो जनता की अदालत लगा रहे हैं, उस जनता की अदालत में आप भारी से भारी संख्या में पहुंचिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान? मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान में प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्लोबल समिट 2024 आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य की चर्चा की और बताया कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के साथ जुड़ना तथा आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत होकर सबके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य की बात है। वहीं सीएम ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट में आकर आध्यात्मिक शांति के अनुभव की बात कही और बताया कि भारत की भूमि से उपजा हुआ ये संस्थान विश्व के अनेक देशों में शांति और सद्भाव का संदेश देने का काम कर रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सभी का और दीदी जिन्होंने बीके अंजलि बहन जिन्होंने इस मंच को और हम सबको एक दूसरे से पूरी तरह से जोड़ कर रखा है, एक सेतु का काम कर रही हैं। बहुत शानदार उनके द्वारा यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी तरफ से सबका अभिनंदन करता हूँ और देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अभी दीदी अंजलि बहन ने बताया कि मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ और उत्तराखंड राज्य जिसको देवों की भूमि कहा जाता है और जिनके हर कण कण में शंकर का वास है। हमारा प्रदेश जहाँ एक और प्राकृतिक रूप से सुरम्य है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट भी है और विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में आकर, देवभूमि में आकर स्वयं की खोज करते हैं, यानी स्वयं को साधना में लगाते हैं, अपना शोधन करते हैं, हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं। जैसा अभी मोहित जी ने यहाँ पर डॉक्टर मोहित जी ने कहा, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो कोशिश करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से करें। और ऐसे प्रदेश से आकर जहाँ कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर स्थान देवों से आच्छादित है। हर स्थान हमारा पर्वतों से आच्छादित है, हर स्थान वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। और ऐसे देवभूमि से आकर आप सबके बीच में इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन में आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहाँ आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूँ, लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूँ और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी। बहुत बार मुझे संस्थान के लोग मुझे कहते थे कि आप माउंट आबू आइए और वहाँ पर बहुत दिव्य हमारा संस्थान है, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। सच में ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिस पर बाबा की कृपा होगी या बाबा उनको बुलाएगा। और आप सब जितने लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, उन सब पर बाबा की कृपा है, इसीलिए सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे अपने भीतर भी एक विशिष्ट प्रकार की आत्मिक शांति की जो है अनुभूति हो रही है। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है और इस स्थान की महत्ता भी है और राजयोगिनी दीदी माँ रतन मोहनी जी से जो स्नेह यहाँ पर मिलता है, वह भी इसका एक बड़ा कारण है। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह संस्थान विश्व के कोने कोने में, आज विश्व के अनेक देशों में आज शांति और सद्भाव और मानवता का संदेश देने का काम कर रहा है। एआईसीसी मुख्यालय में अलका लांबा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 15 सितंबर को अपने स्थापना दिवस पर देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मात्र 20 दिन में देश भर से लगभग 2 लाख बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण की है और यह सिलसिला देश की आधी आबादी को राजनीति की धारा में शामिल करने के लिए जारी रहेगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के अग्रिम संगठन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 15 सितंबर को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आज ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मात्र 20 दिनों में देश भर से लगभग 2 लाख बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संविधान के बचाने की और संविधान में आस्था रखने वाली पार्टी के साथ खड़े होने का फैसला किया है। ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला यूं ही देश की आधी आबादी को राजनीति की धारा में शामिल करने के लिए जारी रहेगा। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के न्याय के 5 बिंदु में नारी न्याय को प्राथमिकता पर रखा गया। नारी न्याय के तहत देश की आधी आबादी को राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देने का हमारा वायदा रहा। आज ये दिखाता है कि मात्र 20 दिन में 2 लाख बहनें ऑनलाइन सदस्यता ली। और इस बात को भी बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हरियाणा में आज जब मतदान हो रहा है, इन 2 लाख में हरियाणा की भी बहनों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस में अपनी आस्था जताई और उनकी सदस्य बनी है। हम जब इन 2 लाख बहनों को मात्र पिछले 20 दिन में मिले, घर घर गए, बात की, तो इनके मुद्दे वही हैं जो हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी गारंटी में जिनका जिक्र किया है कि आज देश की आधी आबादी अपनी राजनीतिक में भागीदारी मांग रही है। हरियाणा में मुझे फिर इस बात को बताते हुए खुशी है कि हरियाणा में 90 में से 12 सीटों पर पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को उतारा। मुझे खुशी है कि हमारे 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण ना की हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है मणिपुर जैसे राज्य में भी महिलाओं ने हजारों की तादाद में सदस्यता ग्रहण की है। हमारे छोटे छोटे द्वीप है अंडमान निकोबार, मुझे वहां तक हैरानी है कि राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय का नारा है, जिसमें उन्होंने, फिर मैं दोहराऊंगी, महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की, उससे जुड़ रही हैं। और हजारों महिलाएं हमारे छोटे छोटे द्वीप जो हैं, आइलैंड्स जो हैं, हजारों की तादाद में वहां से भी जो है पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रही हैं। महिला कांग्रेस का टारगेट है इस साल 2024 के अंत तक हम देश की 10 लाख बहनों तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। पार्टी और संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास है। पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए उन्हें ताकत देना और उनसे पार्टी संगठन में ताकत लेना हमारा एक प्रयास है। इनके संगठन में पूरी तरह से 50% की भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात है कि हमारी सदस्यता की जो फीस है वो मात्र 100 रुपया एक महिला के लिए रखी गई है। और हमें इस सदस्यता से जो फंड आ रहा है, एक दान नारी न्याय के नाम, ये जितना भी सदस्यता की फीस है हम इसे दान के रूप में देख रहे हैं और ये दान नारी न्याय के नाम होगा। ये इन्हीं बहनों पर जो कहीं ना कहीं दूर दराज के गांव में है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, ये सारा का सारा फंड पूरी तरह से हम नारी न्याय के नाम देश की बेटियों को जो अदालतों में चक्कर काट रही हैं, जिन्हें कानूनी सलाह, वकील और आर्थिक तौर से उन्हें पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ आर्थिक मदद की अगर जरूरत है कुछ काम शुरू करने के लिए, तो ये जो हमारा मात्र 100 रुपया फीस है, उससे जितना भी हमारा फंड आएगा उससे हम जल्द महिलाओं के लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रमों पे खर्च करेंगे, उनके आर्थिक सशक्तिकरण पे खर्च करेंगे। सो मैं अपनी सभी बहनों को, देश भर की बहनों को इस कीर्तिमान के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारी लड़ाई राजनीतिक में भागीदारी, 33% महिला आरक्षण कानून पारित है, इसे लागू करने का दबाव देश भर से जुड़ रही ये मेरी तमाम लाखों बहनें 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर हमारा लक्ष्य रहेगा कि ये 10 लाख बहनें 2024 तक पार्टी संगठन से जुड़े, राजनीति की मेन धारा में आए और 25 में 8 मार्च 2025 को इन 10 लाख बहनों में से 1 लाख बहनें दिल्ली की दहलीज संसद का घेराव करके, तब तक अगर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं किया जाएगा तो उसका हम पूरा दबाव बनाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।